जब आप साईं मंदिर आते हैं तो आपको भारतीय पोशाक पहननी चाहिए, तंग कपड़े ना पहनने की अपील करे शिरडी साईं संस्थान ने किया है। साईं संस्थान ने मंदिर परिसर में ड्रेस कोड को लेकर तख्तियां लगाई हैं। हालांकि यह नियम वर्तमान में विवाद में है। भूमाता ब्रिगेड के अध्यक्ष तृप्ति देसाई ने साईं संस्थान के फैसले पर आपत्ति जताई है। इस बीच साईं संस्थान द्वारा विवादास्पद बिल बोर्ड के बारे में राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता रोहित पवार ने भी प्रतिक्रिया दी। रोहित पवार ने कहा कि हमारे देश की संस्कृति बताती है कि मंदिर में जाते समय क्या पहनना चाहिए, लोग इसे जानते हैं। हालांकि साईं संस्थान की अप्रत्यक्ष रूप से यह कहते हुए आलोचना की गई कि अगर हम मंदिर में होर्डिंग लगाने जा रहे हैं तो यह सही नहीं है। इससे पहले तृप्ति देसाई ने साईं संस्थान के फैसले का विरोध किया था। उसके बाद ब्राह्मण महासंघ आक्रामक हो गया और कहा कि साईं संस्थान की भूमिका सही थी। तृप्ति देसाई शिरडी में कहा था अगर वे आए तो उनका मुंह काला कर देंगे। हालांकि पुलिस ने संयम का नोटिस भेजा था। हालांकि नोटिस भेजने जाने के बावजूद तृप्ति देसाई जो शिरडी के रास्ते में थी, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तृप्ति देसाई के काफिले को पुणे अहमदनगर टोल नाके पर पुलिस ने रोक दिया। पुलिस ने शिरडी से 100 किलोमीटर दूर तृप्ति देसाई और उनके समर्थकों को गिरफ्तार किया। इस बार तृप्ति देसाई समर्थकों और पुलिस के बीच हाथापाई हुई। देसाई ने कहा, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। आज मानवाधिकार दिवस है और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी से वंचित हो रहे हैं। देसाई ने कहा, अगर पुलिस ने नगर पंचायत के आदेश पर मुझे शिरडी में नोटिस जारी किया है तो मैं पुलिस के साथ चर्चा करने के लिए तैयार हूं। मुझे अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी से वंचित नहीं कर सकते। देसाई ने कहा, अगर पुलिस ने नगर पंचायत के आदेश के अनुसार मुझे शिरडी में नोटिस जारी किया है तो मैं पुलिस के साथ चर्चा करने के लिए तैयार हूं। मुझे यहां रुकना चाहिए और अपने सहयोगियों को शिरडी जाने देना चाहिए। शासन ने लोगों से भारतीय पोशाक में साईं मंदिर में आने की अपील की है। इस पर आपत्ति जताने हुए तृप्ति देसाई आक्रामक हो गई। साईं संस्थान ने मंदिर परिसर में ड्रेस कोड को लेकर तख्तियां लगाई है। देसाई ने साईं संस्थान द्वारा निर्मित पट्टिका को हटाने की मांग की है। साईं संस्थान ने बोर्ड को नहीं हटाया, लेकिन तृप्ति देसाई ने उन्हें चेतावनी दी थी कि वे खुद बोर्ड को हटा दे। उसके बाद शिरडी पुलिस ने सुरक्षा कारणों से 18 से 11 दिसंबर तक तृप्ति देसाई को नोटिस भेजा था। तृप्ति देसाई ने पुलिस के नोटिस को खारिज कर दिया। मंदिर में आना है तो फुल ड्रेस पहन के बहुत ही अच्छी पहल है साईं संस्थान की। बहुत सारे लोग शॉर्ट कपड़े पहन के आते हैं जो देखने में अच्छा नहीं दिखता है। हमारी भारतीय संस्कृति में अगर हम लोग भारतीय पहराव में आएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, वो देखने में भी अच्छा लगता है और हम लोग जब दर्शन लेते हैं तो भी सच्चे मन से और पवित्र मन से हम लोग दर्शन ले सकते हैं। इसलिए भारतीय पहराव में पूरे ढके हुए कपड़े में आएंगे जो हमारी महिलाएं हैं, भगिनी है, वो आएंगे तो बहुत ही अच्छा। साईं संस्थान ने मंदिर के बाहर जो बोर्ड लगाया है कि भक्तों को भारतीय गणवेश परिधान करके ही मंदिर में आना चाहिए और उसकी जो है वो सख्ती की गई है, ये बिल्कुल गलत है। संविधान ने दिया हुआ अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार भक्तों से ये छीनने की कोशिश है और ये भक्तों का अपमान है। आज हमने मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे को एक कंप्लेंट जो है वो मेल द्वारा की है और इसमें साईं संस्थान के ऊपर तुरंत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मांग हमने वहां पे की है। और साईं बाबा ने जो है वो श्रद्धा और सबूरी का संदेश दिया था, इसीलिए हम फिर से एक बार संस्थान को हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि ये ऐसा बोर्ड लगाना बिल्कुल गलत है। मंदिर का पावित्र्य रखना, वहां पे दर्शन के लिए कैसे जाना है, ये भक्तों को बहुत अच्छी तरह समझता है और इसीलिए आपने वो बोर्ड जो है वो तुरंत हटा देना चाहिए। अगर आपने वो बोर्ड नहीं हटाया तो 10 दिसंबर को दोपहर को 1 बजे शिरडी में आकर हम वो बोर्ड हटाने वाले हैं। कोरोना से प्रभावित बिल्डरों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए है। यह माड़ा के दायरे में आने वाली परियोजनाओं में शामिल डेवलपर्स को आवास प्रीमियम पर बड़ी छूट प्रदान करता है। हालांकि असंतुष्ट डेवलपर्स ने और भी अधिक नई मांग रखी है। तदनुसार कम से कम 5 वर्षों की अवधि के लिए डेवलपर्स को देय प्रीमियम राशि का भुगतान चरणों में करने की उम्मीद है। डेवलपर्स ने मांग की कि इस राशि को हर हाल विभाजित और भुगतान किया जाएगा। हालांकि अगर इस तरह से की रियायतें दी जाती हैं तो एक आशंका है कि माड़ा प्राधिकरण की आय का स्रोत कम हो जाएगा और भविष्य में वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। माड़ा प्राधिकरण पूरे राज्य को कवर करता है और इसके तहत विभिन्न आवास परियोजनाएं शुरू की जाती हैं। इसमें 56 माड़ा कॉलोनी के पुनर्विकास के साथ साथ मुंबई में अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। माड़ा से संबंधित परियोजनाओं में भाग लेने वाले डेवलपर्स को राज्य सरकार के नए आदेश के अनुसार लाभ हुआ है। सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं की घोषणा की है।
क्योंकि कोरोना ने निर्माण क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया। इसने माड़ा परियोजनाओं में शामिल डेवलपर्स के साथ साथ अन्य डेवलपर्स को भी लाभान्वित किया है। फिर भी डेवलपर्स उन रियायतों में और वृद्धि की मांग कर रहे हैं। एक और माड़ा ने पहले से ही आवासीय परियोजनाओं में आवास के बजाय प्रीमियम के रूप में नकद स्वीकार करने का अचानक निर्णय लिया। उस निर्णय ने आम मुंबई करों के सपने को एक बड़ा झटका दिया। वर्तमान में माड़ा के लिए लॉटरी का सिस्टम के घरों की घोषणा करना मुश्किल है। सूत्रों से बताया जाता है कि डेवलपर्स ने अब एक फिर प्रीमियम के लिए छूट का पीछा करना शुरू कर दिया। माड़ा के वरिष्ठ अधिकारियों के घेरे में इसके नतीजे को भी महसूस किया जा रहा है। इस प्रकार यह अनुमान लगाया जा रहा है कि माड़ा कुछ और वर्षों के लिए प्रीमियम में चरणबद्ध छूट देकर भारी नुकसान उठाएगा। मुंबई की सड़कों पर आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या के कारण मुंबई कर अच्छी तरह से नाराज हैं। मुंबई के विभिन्न हिस्सों में आवारा कुत्तों के प्रसार के कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। शहरों में दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं क्योंकि ये आवारा कुत्ते पैदल चलने वालों के साथ साथ साइकिल चलाने वालों का भी पीछा करते हैं। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निगम के पास शिकायत दर्ज कराने के बावजूद निगम ठोस उपाय नहीं कर रहा है। पशु मित्रों का यह भी कहना है कि शहर में कुत्तों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए नगर पालिका के पास कोई उपाय नहीं है। 2014 में कुत्तों की गिनती के समय मुंबई में 95,174 आवारा कुत्तों में से 25,935 को टीका नहीं दिया गया। कुत्तों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नगर पालिका एक वर्ष में 32,000 कुत्तों का टीकाकरण लगाने का इरादा रखती है। लेकिन प्राण मित्रों का कहना है कि शहर में कुत्तों के लिए नगर पालिका के पास कोई वार्ड के होना चाहिए। यदि किसी क्षेत्र में आवारा कुत्तों की शिकायत है तो नगर पालिका कर्मचारी कुत्तों को वाहनों के साथ क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। इसके बाद उन्हें देवनार, पराल या मलाड़ के उपचार केंद्रों में ले जाता है और आवश्यक उपचार किया जाता है। यदि कुत्तों को उनके सामान्य परिवेश के बाहर छोड़ दिया जाता है तो वे अन्य कुत्तों उन पर हमला करते हैं। इससे कुत्तों को उपचार केंद्रों पर न्यूट्रिशन का और टीका दिया जा सकता है और उस क्षेत्र को छोड़ा जा सकता है जहां से उन्हें पकड़ के लिए लाया जाता है। कुत्तों को समय समय पर न्यूट्रन नहीं किया जाता है और उनकी संख्या बढ़ रही है। घनी आबादी वाले क्षेत्र, डंपिंग ग्राउंड, होटल, मछली बाजार, बूचड़खाने और कई जगहों पर कुत्तों की संख्या अधिक होती है। रात में कुत्तों का एक पैकेट शहर की सड़कों पर खड़ा होता है या पैदल यात्रियों को मोटर चालकों के लिए एक बड़ी समस्या होती है। आवारा कुत्तों के लिए वार उपचार केंद्र होना चाहिए। नगर पालिका को भी शहर में सभी प्रकार के जंगली जानवरों के लिए पशु प्रेमियों की मदद से उपाय करना चाहिए। अक्टूबर में राज्य सरकार ने सामान्य लोगों की शर्तों के साथ मुंबई लोकल में अनुमति देने की जो मांग की थी उसके बाद अब तक कोई फैसला नहीं हुआ। नवंबर के अंतिम सप्ताह में तय हो गया था कि फिलहाल सामान्य लोगों की पहुंच से दूर मुंबई दूर है। दिल्ली और राजस्थान में सर्दी के कारण संक्रमण के मामले बढ़ने से भी सरकार ने फैसले को टाल दिया। 4 राज्यों से आने वाले लोगों के लिए शर्तें लगा दी। इसी बीच मुंबई की लोकल ट्रेनों में रोजाना करीब 15 लाख यात्री सफर करने लगे हैं। मुंबई में रोजाना पश्चिम रेलवे पर रोजाना औसतन 5 लाख लोग यात्रा कर रहे हैं। इतने ही यात्री मध्य रेलवे पर यात्रा कर रहे हैं। रेलवे द्वारा प्राप्त आंकड़े उन यात्रियों से जुड़े हैं जो आधिकारिक तौर पर टिकट खरीद कर यात्रा कर रहे हैं। अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों की माने तो शाम के वक्त ट्रेनों में अब पहले जैसी स्थिति होने से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। रात 9 बजे के बाद तो टैक्सी, ऑटो वाले, होटल व्यवसाय से जुड़े लोग, सब्जी बेचने वाले लोग सब लोकल में टिकट यात्रा करने लगे हैं। सूत्रों के अनुसार रोजाना दिन भर में करीब 2 लाख लोग बेटिकट यात्रा कर रहे हैं। मुंबई लोकल में फिलहाल लोगों की कैटेगरी निर्धारित करने की उन्हें अनुमति दी हुई है। सामान्य होने की स्थिति में सबसे पहले कैटेगरी निश्चित करने पर ही बात बिगड़ सकती है। मुंबई करों के बीच चर्चा है कि 15 दिसंबर तक सरकार सामान्य लोगों की अनुमति देने की मांग दोबारा कर सकती है। दरअसल दशहरा फिर दीपावली में भीड़ जुटने के बावजूद अब संक्रमण के नए मामलों में कोई चिंताजनक वृद्धि नहीं हुई है। दूसरी ओर अन्य राज्यों से आने वाले लोगों की जांच में भी कोई चिंताजनक आंकड़े से में लोगों का मानना है कि कोई फैसला जल्दी हो सकता है। मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी सुतार के अनुसार 28 अक्टूबर के बाद लोगों को ट्रेनें में देने की अनुमति को लेकर राज्य सरकार की ओर से अभी तक कोई औपचारिक बात नहीं हुई है। ऐसे में 15 दिसंबर से सामान्य लोगों की अनुमति मिलने पर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है। मुंबई में रोजाना पश्चिम रेलवे पर रोजाना औसतन 28 अक्टूबर को राज्य सरकार ने रेलवे को पत्र लिखकर शर्तों के साथ सामान्य लोगों को अनुमति देने की मांग की थी। मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी सुतार के अनुसार 28 अक्टूबर के बाद राज्य सरकार द्वारा शिक्षक और बोर्ड की परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए अनुमति मांगी, लेकिन सामान्य लोगों के लिए अब तक कोई बात नहीं हुई। उत्तराखंड फाटा पर पकड़े गए टेम्पो से चंदन की तस्करी की चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है।
इस मामले में स्थानीय अपराध शाखा ने एक व्यक्ति को 25,83,000 रुपए के माल के साथ गिरफ्तार किया। सूत्रों के अनुसार स्थानीय अपराध शाखा पुलिस पद्माकर घणावत को एक गुप्त सूचना मिली थी कि पुणे नगर मार्ग पर एक टेम्पो में चंदन का अवैध रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने अपने हिसाब से दस्ते को निर्देश दिया। एक स्थानीय अपराध शाखा के वाहन को टेम्पो का पीछा किया। इससे शिकारपुर के चाकन रोड पर रोककर इससे पूछताछ की। उसके बाद पुलिस द्वारा पूछताछ में उसने कहा पहले वाहन खाली था। हालांकि वाहन की गहन तलाशी के बाद बोरियों में 190 किलोग्राम चंदन की लकड़ी पाई गई। आरोपी सूरज कैलाश उबाले अहमदनगर का निवासी था। पुलिस अधीक्षक अभिनव देशमुख के आदेशानुसार स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक पद्माकर घणावत ने पुलिस निरीक्षक के पृथ्वीराज लाले, अमोल भोर, दत्तात्रेय गिरमर, मंगेश चिथले, अक्षय नवाले और प्रसन्नजी घाड़से ने जांच की शुरुआत की।